अस्सलाम वालेकुम। सोशल टॉक में एक बार फिर आज आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल हमने अपने प्रोग्राम में मैनहट्टन में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को हमने कवर किया और उस एहतजाज में सबसे अच्छी बात यह थी कि बहुत पुरअमन एहतजाज था और हम यही बात कर रहे थे कि एक पुरअमन एहतजाज एक पुरअमन मुल्क में ही हो सकता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज जारी है। उस एहतजाज को पुरअमन बनाने में गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है और प्रोटेस्टर्स की क्या जिम्मेदारी है, इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो जारी और सारी है, उस एहतजाज की सूरत हाल क्या है। बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं, शेलिंग हो रही है, आंसू गैस है और प्रिजनर वैन खड़ी हुई है। पूरा जो शहर है रावलपिंडी, उसे मुकम्मल तौर पर उसके दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। तो जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्मा शौकत मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा टीवी टुडे हैं और हमें ऑफ एंड ऑन इस्लामाबाद से अपडेट करती रहती हैं। इसमें आपको वेलकम कहते हैं और जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना, इनका एहतजाज कैसा जा रहा है और रावलपिंडी के हालात कैसे हैं। जी थैंक यू सो मच। आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो आज कॉल भी की थी, पहले जलसे की इजाजत मांगी गई, जलसे की इजाजत नहीं मिली, फिर कहा गया कि लियाकत बाग के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी लग रही थी सुबह के वक्त एहतजाज तो हो जाएगा, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए था, जो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको पुरअमन एहतजाज की इजाजत दे दी जाती। लेकिन सुबह के वक्त से ही देखने में ये आ रहा था कि पूरा रावलपिंडी जो है उसको कंटेनर शहर बना के रख दिया गया था। जिस तरह लास्ट जलसे में भी हमने देखा कि हर जगह पे कंटेनर्स लगा दिए गए थे, इसी तरह आज एहतजाज की वजह से भी जो है वो तमाम रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए थे और एक ही जगह मैं कहती हूँ डबल कंटेनर्स लगाए हुए थे। जिन घरों के बाहर गलियां वगैरह है वहां पर भी कंटेनर्स लगा के तमाम रोड को बंद किया हुआ था कि लोग जो है वो घरों से बाहर निकल के किसी तरह एहतजाज में ना पहुंच सके। अगर मैं आपको ऑन ग्राउंड एहतजाज की सूरत हाल बताऊं कि रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है, तो वो सूरत हाल पे कुछ खास हमें पुरअमन नजर नहीं आई है। जैसे जैसे वहां पर लोग पहुंच रहे थे, वहां पर जो है वो पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद वहां पे इजाफी नुकते तैनात की गई थी और उसके बाद जो हमने देखा कि कुछ ही देर में वहां पर जब उन्होंने देखा कि लोगों का रश होना शुरू हो गया तो शेलिंग का आगाज कर दिया गया, पथराव किया गया और पुलिस जो है और इसके अलावा जो कारकुनान है वो आमने सामने हो गए। गिरफ्तारियां भी कुछ हमें नजर में आई क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कॉल दी गई थी तमाम जो रहनुमा थे कि वो एज सुन एज पॉसिबल अपने काफिले जो है वो एहतजाज वाली जगह पर लेकर पहुंचे। लेकिन क्योंकि सूरत हाल ऐसी है, आप जीटी रोड की बात करें, मोटरवे की बात करें या फिर रावलपिंडी के अंदरूनी रास्तों की बात करें, तमाम रास्तों को जो है वो जैम पैक सील किया हुआ है। इस वजह से जो है कोई भी काफिला अभी तक जो है वो एहतजाज की जगह पर पहुंच नहीं पाया। जो लोकल लोग पहुंच रहे हैं उनके ऊपर जो है वो प्रॉपर शेलिंग की जा रही है, पथराव किया जा रहा है, कारकुनान आमने सामने, तो वो एक भगदड़ के जो सिलसिला है ना वो अभी तक थम नहीं सका है। अच्छा, जो हमने देखा कि जो हमने अभी गिरफ्तारियों की बात आपने की, गिरफ्तारियों के बारे में क्या अपडेट देंगी? सोशल मीडिया पर आप रिलाय नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तारियों के बारे में कुछ बताइए, किस किस की गिरफ्तारी हो चुकी है, कंफर्म है? देखिए, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर दो है जिनको बड़ा एक बैकबोन माना जा रहा है आजकल पाकिस्तान तहरीक, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जो है वो रिहा कर दिया गया। उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन रिहा करने के बाद दोबारा उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई। इसके अलावा सिमाविया ताहिर को जो है वो गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा जो है मजीद जो कारकुनान है पहुंचने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जलसे के ऊपर, जो आम शहरी थे जो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनमें तकरीबन 30 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा खवातीन की मैं बात कर लूँ, खवातीन के ऊपर हमने जो है वो लाइव शेलिंग देखी है होते हुए, अपनी आंखों पे हमने देखा है कि किस तरह से खवातीन आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है। और एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इस तमाम सिलसिले में सिर्फ कारकुनान ही मुतासिर नहीं हो रहे बल्कि रावलपिंडी के जो आम शहरी हैं जिनका इस जलसे इस एहतजाज से कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी ख्वारी तो एक अलग ही कहानी है। हमने रावलपिंडी के ऐसे घर देखे, ऐसे रिपोर्ट होते हुए घर देखे जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं लेकिन शेलिंग जो है उनके सहन में जा रही है, उनके घरों के अंदर जा रही है, बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, खवातीन मुतासिर हो रही हैं। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है वो संगीन नजर आ रही है। लेकिन एहतजाज के लिए जो एक आवाम को इकट्ठा करने का कहा गया था, क्योंकि ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो हमें वो के पावर शो हमें नजर नहीं आ रहा है एहतजाज का। ठीक है। अच्छा, जो लोकेशन है एहतजाज की वो लियाकत बाग है, लियाकत बाग की सिचुएशन कैसी है?
देखिए लियाकत बाग की सिचुएशन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लियाकत बाग जाने के लिए जो है वो फैजाबाद की लोकेशन जो है वो भी बनती है, इस्लामाबाद से जो लोग जाना चाह रहे हो फैजाबाद एहतजाज के लिए वो एक मेन पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा स्कीम 3 के गुलजार कायद के कुछ ऐसे रास्ते हैं, लेकिन तमाम रास्तों पे जो लियाकत बाग की तरफ जाते हैं उन पे कंटेनर्स लगे हुए हैं। तो सिचुएशन तो ऐसी बन ही नहीं रही है कि वहां पर जाके एहतजाज में शिरकत की जा सके। लेकिन जो लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो वक्तन बवक्तन ये होता है कि पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही होती है, और फिर जब थोड़ी देर शेलिंग को रोक दिया जाता है तो कारकुनान घरों से बाहर निकल उन छुपे रास्तों से बाहर निकलते हैं और पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव करना शुरू कर देते हैं। तो वो कह सकते हैं हम कि एक मैदान जंग का मंजर जो है वो इस टाइम लियाकत बाग पेश करते हुए नजर आ रहा है। एहतजाज की जगह हमें तो ये नजर आ रहा है कि मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस पहले जो है वो कारकुनान पे शेलिंग करती है, रबड़ फायर करती है, इसके बाद जो है कारकुनान पथराव करना शुरू कर देते हैं, उन्होंने बोतलें उठा के रखे हैं वो पुलिस को मारना शुरू कर देते हैं। तो सिचुएशन में यही कह सकती हूँ जो मुझे ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है वो वर्स्ट कंडीशन जो है वो वहां पर बनी हुई। अच्छा, इसमें अगर हम इससे पहले सानेहा 9 मई को याद करें तो सानेहा 9 मई से पहले भी खुदा न खास्ता ऐसी ही सिचुएशन थी। आप इस सिचुएशन को ऑन ग्राउंड रियलिटी से आप वाकिफ हैं, क्या लग रहा है कि सिचुएशन मजीद वर्स्ट हो सकती है या आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे बड़े रहनुमा भी हैं जिन्होंने ये कॉल दी कि अगर हमें एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई तो क्या पता हम अपने एहतजाज का रुख जो है वो अडयाला जेल के बाहर मुंतकिल कर दें। तो हुकूमत के लिए एक बड़ी सख्त वार्निंग है, ये एक इंतजामिया के लिए बड़ी सख्त वार्निंग है कि आप एक बार अगर पुरअमन एहतजाज की इजाजत दे दी गई थी तो एक पुरअमन एहतजाज करने दिया जाना चाहिए था, लोगों को आने दिया जाना चाहिए था। कोई इसमें ऐसी सूरत हाल थी क्योंकि पीटीआई ने भी यही कहा था कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, बट सुबह की सूरत हाल कुछ ऐसी क्रिएट की है कि वो पूरा मन एहतजाज की तरफ गया ही नहीं सूरत हाल। और अगर मैं आपको बताऊं जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक वो एक हम कह सकते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन होती जा रही है, कहीं पे ना शेलिंग रुक रही है, ना पथराव रुक रहा है, ना पुलिस पीछे होने का नाम ले रही है, ना इसके अलावा जो कारकुनान है वो पीछे होने का नाम ले रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल में जो एक आम शहरी रावलपिंडी का इस्लामाबाद का जो है वो सख्त किस्म का मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस्मा आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस्मा शौकत मौजूद थी जो कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी से हमें अपडेट कर रही थी और हालात हाजरा से वो बखूबी वाकिफ थी। ऑन ग्राउंड रियलिटी से उन्होंने हमें आगाह किया कि अभी लियाकत बाग की सिचुएशन क्या है और रावलपिंडी की सिचुएशन क्या है। नाज़रीन, रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब एहतजाज की इजाजत दे दी गई तो उस एहतजाज को पुरअमन बनाने के लिए गवर्नमेंट का एक अहम रोल है और गवर्नमेंट को उस एहतजाज को पुरअमन बनाने में हेल्प आउट करना चाहिए था। प्रोटेस्टर्स को भी इश्तियाल दिलाने के लिए अगर वहां पंजाब पुलिस का ये रवैया रहा तो पंजाब पुलिस के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर सोशल टॉक जारी है। 28 सितंबर का दिन है और लियाकत बाग रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं बल्कि एहतजाज जारी सारी है। इस एहतजाज की सूरत हाल से हमने आपको बखूबी आगाह किया। अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सादिया सुहेल राना साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, इनसे बात करती हैं। वेलकम कहते हैं मैम आपको, और जानना चाहेंगी कि जब हुकूमत की तरफ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज की इजाजत दे दी गई तो फिर इस एहतजाज को पुरअमन क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या ख्यालात का इजहार करेंगी आप? जी नूर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक जमहूरी मुल्क है, ठीक है, और इसमें तमाम जमहूरी पार्टियों को, सियासी पार्टियों को ना सिर्फ जलसे जुलूस का हक हासिल होना चाहिए और पुरअमन एहतजाज का भी। ठीक है, हमने जलसे की इजाजत मांगी, अगर बादल ना खवास्ता इन्होंने इजाजत दे दी थी तो हमेशा उसमें कंटेनर करके बंद करके लोगों को घरों पे छापे शुरू उठाना शुरू। भाई आप किस चीज से डरते हैं? अब बकौल आपके तर्जुमानों के पीटीआई के जलसे में तो 1500-1600 लोग आते हैं और तो नाकाम रहते हैं, लोग तो निकल ही नहीं रहे। और अब किस चीज का डर है? जब आप एक पुरअमन सियासी पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं देंगे तो वो अपने हक के लिए वो एहतजाज का हक देंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज पे जिस तरह आंसू गैस इस्तेमाल की जा रही है, पिंडी को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है और इसमें एम्बुलेंसेस फंसी हैं, लोगों की जिंदगियां खतरों में डालकर नॉर्म आम आदमी की जिंदगी इन्होंने हराम की है, हुकूमत हराम कर रही है। एक ये जायज का हक है, करने दे, जरा हौसला दिखाए। ठीक है, बकवाल इनके तो 1500 लोगों ने आना है, उससे क्या डरना?
ठीक है, तो पुरअमन एहतजाज नहीं करने की इजाजत दी जा रही और पंजाब पुलिस भी शेलिंग कर रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? क्या आप, हमने सारी अपडेट देखी कि जो भी जलसे धरने के हवाले से अपडेट चल रही है, शेलिंग की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इसमें पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर, मतलब पंजाब हुकूमत के ही ऑर्डर पर ये सब कुछ किया जा रहा है। तो धरने को पुरअमन बनाने के लिए आखिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ क़यादतकार जैसे अली अमीन गंडापुर हैं, उनका भी रवैया कुछ हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए इस रवैये को। आप उनके रवैये के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, हर पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, लीडरशिप। आज तक जितना रिकॉर्ड 18-20 साल तो मुझे इस पार्टी में हो गए, हमें कभी जो है किसी किस्म का हमने पुरअमन एहतजाज किए। ठीक है। हमने 126 दिन का धरना पुरअमन किया, एक गमला तक नहीं तोड़ा, और पहले भी झूठे मुकदमात में हमें इस तरफ धकेला गया। आज देखिए, अगर हमें तरीके से और एक अपना जिम्मेदारी का सबूत देते थे हुकूमत, पंजाब हुकूमत थोड़ा हौसला करे, सीएम साहिबा थोड़ा हौसला करे। इतनी खौफजदा है वो कैदी नंबर 804 से कि जो नंबर प्लेट भी लगाता है उसको भी पकड़ लेते हैं। मतलब इस हद तक इनकी खौफ का आलम है। अभी वो नाम लेते हैं, अब सारी क़यादत ने बड़े अच्छे से मीडिया पे भी बताया कि ये एक पुरअमन, हम एक सियासी पार्टी है, हमारी जद्दोजहद की हमें इजाजत दी जाए। हमारा लीडर 2000 झूठे मुकदमों में जेल में डाला हुआ है। हमें अपने हक है, हमारे वर्कर्स को, हमारे लोगों को, एक अवाम ने 8 फरवरी को उनको बेतमाद का इजहार किया है, अपना मैंडेट दिया है। आप कभी फॉर्म 47 से 45 की जीत को चेंज करना चाहते हैं, आप वहां नहीं कामयाब होते। वहां आपने जो 2 ताई अक्सरियत जमात लेगी थी, उसकी सीटें आपने इस तरीके से कब्जा किया। आप आज 2 नंबर हुकूमत में बैठे हैं और अब आप उसको अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने से भी आप रोक रहे हैं और तशद्दुद कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ रहे हैं। वहाँ खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं। सादिया आपा, आप क्या देख रही हैं सिचुएशन को? क्या कहेंगी कि सानेहा 9 मई से पहले भी अगर हम बात करें तो ऐसी ही सिचुएशन थी, शेलिंग जारी थी, जमान पार्क मैदान जंग बना हुआ था, और आज भी हम रावलपिंडी की सिचुएशन मजीद खराब होते देख रहे हैं। अब तो जराए का कहना है कि लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं, उस इलाके की लाइट्स बंद कर दी गई हैं, और शेलिंग भी जारी है, आंसू गैस भी जारी है। तो क्या सिचुएशन को खुदा ना ख्वास्ता सानेहा 9 मई की तरफ तो नहीं ले जाया जा रहा, या वो सिचुएशन तो नहीं बनाई जा रही? देखिए, 9 मई को भी जिस तरह धकेला गया, करवाया गया, वो भी सब साहिब अकल और साहिब नजर के सामने है। आज भी जो मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो एक पुरअमन एहतजाज को जिस तरफ धकेला जा रहा है, ये बदअमनी की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, पता नहीं किसके हुक्म पे किस तरह यही सब कुछ हो रहा है, जहां मुल्क में आप इतने मसाइल का शिकार है, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अवाम की आवाज के हक में आवाज उठाने वालों के साथ आप अगर ये करेंगे तो आप मुझे बताएं मुल्क में अमन कायम होगा? ये बहुत ज्यादा खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। इस मुल्क को सूबाई सतह पे जो जिस तरह ये तफरीक पैदा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो चल रहा है, बलोचिस्तान चल रहा है, केपी में ये अलग मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, सिंध एक अलग मसाइल से 2-4 है। इस मौजू को लपेटते हुए आखिर में जाते हुए सादिया आपा, पंजाब हुकूमत को क्या सजेशन देंगी, क्या नसीहत देंगी? आप भी एक माहिर वजी हुई सियासतदान है। मैं तो पंजाब हुकूमत से कहूंगी कि अगर आप इतने ही खौफजदा और बकौल आपके 1500-1600 से लोग ज्यादा आते नहीं है, तो फिर ये सब करने का मतलब क्या है? अपने दिल बड़े करें। हम सियासी पार्टियां हैं, हमने इस मुल्क में रहना है, कभी बारी आपकी आनी है, कभी हमारी आनी है, तो आप उतना करें जितना सह सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सादिया सोहेल राना साहिबा आपके वक्त का। जी नाजरीन, सादिया सोहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी कॉल पर, टेलीफोन लाइन पर, जिन्होंने एक सवाल उठाया
کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو کیا آنے والے دنوں میں جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف بھی اس انتقامی سیاست کو ہی آگے بڑھائے گی؟ ناظرین، اگر ہم دور حاضر کی بات کریں، موجودہ حالات کی بات کریں، 2018 کی طرف بھی نظر دوڑائیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کو صرف اور صرف انتقام کی سیاست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جو ہمیں ہماری نمائندہ پاکستان اسلام آباد کی جانب سے بتایا، جنہوں نے اسما شوکت نے، کہ کس طرح سے راولپنڈی میں عام شہری خوف و ہراس کا شکار ہو چکے ہیں اور بچے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، اور شیلنگ کی آواز ہے، ایک آنسو گیس کی جو سچویشن ہے، اس سے جو فضا آلودہ ہو چکی ہے، اس سے چھوٹے بچوں پر، معصوم بچوں پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں صرف اور صرف اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ ایک عام شہری کا ہو رہا ہے، ایک عام پاکستانی کا ہو رہا ہے۔ اور جیسے سعدیہ آپا نے ابھی کہا کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف ایسا کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم بھی اپوزیشن کے ساتھ یہی سلوک کریں گے؟ ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی سے شعیب صدیقی صاحب موجود ہیں، انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور جاننا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کا راولپنڈی میں جلسہ جاری ہے اور احتجاج جاری ہے، اس احتجاج کو پرامن نہیں بنایا جا رہا اور حکومت کی طرف سے بھی شیلنگ کے آرڈرز ہیں، پنجاب پولیس بھی شیلنگ کر رہی ہے، آنسو گیس ہے۔ اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور جو آج آپ نے بڑا ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے اس وقت پنجاب کے اندر اور ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ بیسیکلی دیکھیں، تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی ہے، جتنے جلسے ہو رہے ہیں، جو انہیں ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، یہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ اب اگر کے پی کے ساتھ آپ گورنمنٹ کی مشینری کو آپ ساتھ لے کے آئیں، آپ وہاں پر مسلح جتھوں کو لے کے آئیں، تو وہ کیسے پرامن جو کہ وہ جلسہ ہوگا، یہ احتجاج ہوگا؟ ہمیشہ پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، پروٹیسٹ کرتے بھی رہے ہیں، مگر اب تحریک انصاف جو کہ ہے نا، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ کر کے، گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کر کے حالات کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے۔ لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک شخص ان کا جیل کے اندر موجود ہے، اس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس کے اوپر ڈفرنٹ کیسز ہیں۔ اب کیا احتجاج کرنے سے وہ باہر آ جائے گا؟ ابھی کبھی یہ کہتے ہیں ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہے، کبھی یہ کہتے ہیں ہمیں عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اب اگر ان کے حق کے اندر فیصلے آ گئے تو عدالتوں پہ اعتماد ہے، اگر حق کے اندر فیصلے نہیں آئیں گے تو عدالتوں میں اعتماد نہیں ہے۔ ایسے تو پھر کل جو بھی کوئی مجرم پکڑا جائے، تو آپ احتجاج شروع کر دیں، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ کریں گے، بھی اسے آزاد کریں گے۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ میاں برادران بھی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، آصف زرداری صاحب ہے، بے شمار قائدین ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ تو کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر احتجاج کروایا تھا؟ کیا انہوں نے چیلنج کروائی تھی؟ کیا انہوں نے، میرا مطلب، اپنے ساتھ پیٹرول بم لے کے آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے کہ جی ہم اندر ہو گئے ہیں تو ہمیں بات چھوڑیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھائے، کوئی دہشت گردی ہو، کوئی کچھ ہو، جہاں پر بے گناہ لوگوں کی جانے جائیں، اور یہ حکومت کا فیلئر دیکھیں۔ یہ سارے ایک سسٹم ہے جس کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہر ہفتے جلسے کرنا، بھی 6 مہینے گورنمنٹ کو بنے ہیں۔ آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب ابھی جو کہ اقوام متحدہ کے اندر وہ واحد مسلم لیڈر ہے جو فلسطینیت اور کشمیریت کی آواز بلند کر کے آیا ہے۔ ملک کے اندر معاشی استحکام آ رہے ہیں، مہنگائی کی سطح نیچے آ رہی ہے، IMF آپ کا قرضے کو رول بیک کر رہی ہے، آپ کو کر رہی ہے۔ ملک کے اندر اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے تو ملک کسی بھی، ان کے مقاصد ہی اور ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں یعنی وہ حکومت میں ہوں گے تو ملک ٹھیک ہے، اور اگر میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں تو میں نہیں ٹھیک ہے، تو انہیں کس چیز کی پرابلم آ رہی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے سر، سچویشن کو سامنا 9 مئی کی طرف تو نہیں خدا نخواستہ جاتا دیکھ رہے آپ؟ بالکل، دیکھیں جو پہلے بھی 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، 100% تحریک انصاف اس کے اندر ملوث تھی۔ یہ جو مرضی کہتے رہے کہ ہماری ویڈیوز لے کے آئے، ہماری فوٹیجز کو لے کے آئے، کیا وہاں پر ان کے قائدین کو بیٹھے کوئی کہے گا کہ میں نہیں ہوں، میں وہاں پہ نہیں ہوں؟ حسان نیازی وہاں پر کور کمانڈر کے پتلون اور شرٹ کو جو کہ لا رہا ہے، کیا وہ بھانجا نہیں عمران خان کا؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق تھا؟ کیا وہاں پر باقی پی ٹی آئی کے قائدین موجود نہیں تھے؟ تو یہ بیسیکلی ملک کے اندر یہ ایسی ہی کوئی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں جس کا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھائے گی۔
تاکہ ملک انسٹیبل ہو. جب ملک انسٹیبل ہوگا آپ کے پاس فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ کے پاس لوگ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, لوگ آ کے یہاں پہ کاروبار نہیں کریں گے, آپ کی ٹوریزم فروغ نہیں ہوگی, آپ کی ہوٹل انڈسٹری فروغ نہیں ہوگی, آپ کا مائنز اینڈ منرلز کا کام نہیں ہوگا. تو یہ تو لوگوں کو انسٹیبل کرنے کے لیے ملک کو ان کے مقاصد کوئی اور ہے. اگر یہ ملک میں اسٹیبلٹی چاہیں تو احتجاج کرنا تو جمہوریت کا حق ہے, گورنمنٹ کبھی بھی نہیں روکے گی. اب جس طرح سے وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں, کیا وہ احتجاج کی نیت لگتی ہے کہ احتجاج کبھی اس طریقے سے ہوتا ہے؟ سر میں یہی جاننا چاہ رہی تھی, علی امین گنڈا پور صاحب کے جو رویے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا بالکل غیر جمہوری اور غیر سیاسی رویہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کوئی سٹیپ لے. یہ دیکھیں صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں کہ جی میں پنجاب کے اندر انٹر ہو رہا ہوں اور کل پنجاب کچھ کرے گا تو ادھر کے پی کے لوگوں کو اشتعال دلایا جائے گا. حالانکہ کے پی کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, جو پختون عوام ہیں, ان کا دل جو کہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, مگر یہ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں کہ میں پنجاب میں آ کے یہ کروں گا. بھائی اگر احتجاج کرنا تھا تو آپ نے کے پی میں کیوں نہیں احتجاج کیا, پنجاب میں آ کے کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ احتجاج تو کہیں بھی ہو سکتا تھا, آپ سندھ میں جا کے کیوں نہیں احتجاج کر رہے ہیں, بلوچستان میں جا کے کیوں نہیں احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ تو صرف پنجاب ہی کے نظر آ رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, کیونکہ آپ یہاں کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. جو ایک پرامن صوبہ ہے, جو اپنی ترقی کر رہا ہے, جو گرو کر رہا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ ہو اور تاکہ جو کہ اس کا آپ کے حالات خراب ہو اور آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو ایسے شہد پسند عناصر ہیں ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے اور انہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل نہ کریٹ کرنی دی جائے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین, جنرل سیکرٹری آئی پی پی پنجاب ہمارے ساتھ شعیب صدیقی صاحب موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے اشتعال دلایا جا رہا ہے عوام کو, صوبائیت کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا جو رویہ ہے وہ صوبائیت کو ہوا دے رہا ہے کہ پنجاب ہرگز کے پی کے سے الگ نہیں ہے. یہاں کی ہماری عوام, چاہے اس کا تعلق پنجاب سے ہو, چاہے اس کا تعلق کے پی کے سے ہو, ہمارے دل ایک ہیں, ہماری روح ایک ہے, ہمارا مفاد ایک ہے. ہمارا مفاد صرف اسی چیز میں ہے کہ ہمارا مفاد ملک پاکستان کی بھلائی میں ہے اور ترقی میں ہے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری و ساری ہے, اسی پر ہی ہم بات کر رہے تھے. لیاقت باغ, مری روڈ اور اطراف کی لائٹس بھی بند کر دی گئی, شیلنگ بھی جاری و ساری ہے, سچویشن ورسٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہمارے سے ہمیں جوائن کیا ہے شیخ روہیل اسکر صاحب نے, جو کہ رہنما پی ایم ایل این ہیں. ان سے جانتے ہیں. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اور سچویشن بہت ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک احتجاج کی کال دی گئی تھی اور اس احتجاج کی اجازت بھی مل گئی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے, اس کے باوجود سچویشن اتنی بدترین کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا, مجھے تو پہلے کی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ احتجاج ہو کیوں رہا ہے. عوام کو روٹی نہیں مل رہی اس لیے ہو رہا ہے, عوام کے حالات خراب ہے اس لیے ہو رہا ہے, ملک کمزور ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے, معاشرت خراب ہے اس لیے ہو رہا ہے, یا آپ دشمنوں کے خلاف کر رہے ہیں, یا پھر آپ طالبان کی جو ایجنسی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کر کے لیے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں اس بات کو عجیب کو سمجھ نہیں رہا. ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز آپ حکومت پہ نہیں پھینک سکتے, کچھ تھوڑا سا ہمیں خود ہی تو سوچنا نا. جو احتجاج کرنے والے ہیں اور جو احتجاج روکنے والے ہیں دونوں پاکستانی ہیں. اب ایڈمنسٹریشن نے اپنی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے حکم فرما دیا کہ تم نے یہ روک دینا بھائی, یا وزیر اعظم نے کہہ دیا اس کو نہیں کرنے دینا, روک دے. یہ نہیں ہوتا. ایڈمنسٹریشن خود اپنے پہ یہ کوشش کرتی ہے کسی طرح اس ملک کی امن و امان کو خطرہ نہ پہنچے. ٹھیک ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں, بار بار کہتا ہوں, پتہ نہیں اب ان کو برا لگے گا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں عقل سے کام لینا چاہیے, بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. احتجاج ضرور کریں, آپ ضرور کریں. آپ بجلی کے نرخوں پہ احتجاج کریں, آپ گیس کے نرخوں پہ احتجاج کریں, آپ مہنگائی پہ احتجاج کریں, آپ معاشی بدحالی پہ احتجاج کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کر کے, سر احتجاج کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے, ان کا مطالبہ کس کے خلاف کر رہے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, ہائی کورٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, یا سیشن کورٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں.
किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? क्या फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और कमजोर हो जाए? फौज को कमजोर करने का मतलब है कि पाकिस्तान को कमजोर करना। क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके ऊपर काबू कर ले? मतलब मैं खैर सियासत मैं भी करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक इस वक्त तक की समझ नहीं आई कि हम किसको मजबूत करना चाह रहे हैं और किसको कमजोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, एहतजाज करने से अगर लोगों के पेट भरते हैं जरूर कीजिए हम एहतजाज। सर, इस तरह के एहतजाज में आम आवाम शदीद मुतासर हो रही है, आवाम के हवाले से क्या कहेंगे? काफी बात है, ये तो एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए ना। अब ये तो हर बात तो हम मतलब मैं कम से कम मैं सीधी बात करता हूँ, मैं किसी का वकील नहीं हूँ, ना मैं किसी की तरफदारी करता हूँ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। अगर एहतजाज से कोई मसला हल होता है तो आप कर दीजिए, इससे तो हर कोई एहतजाज कर लेगा। जो एक कातिल है जो रोजाय मौत हुई है वो भी अपने हाकिम को कहेगा एहतजाज करो ताकि मुझे बाहर निकाल दें। इसका तो नहीं होता ना। क्या के लिए अदालतें क्या के लिए? ठीक है, हर केस में फैसला जो होता है वो आपके हाथ में नहीं होता और हर किसी को आपको अच्छा भी नहीं लग सकता। कई लोग ऐसे होंगे जो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे पाकिस्तान के लिए जीना, पाकिस्तान के लिए रहना, ठीक है, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है सर, यह है कि हमारे में सब्र और बर्दाश्त खत्म होता जा रहा है। सही। शेख साहब, वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब के रवैये को कैसे देखते हैं आप? मैं 1979 में मैंने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था काउंसिल का। जो मैंने उस वक्त एटीट्यूड था ना, मतलब एक नौजवान लड़के का क्या एटीट्यूड हो सकता है? वही ना, मार दो, निकाल दूंगा, आंख निकाल दूंगा, गिरबान मार दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हारा मस्त कलंदर कर दूंगा। यार उसको ये भी समझ आ रही को वज़ीर आला है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, बच्चों ने उससे क्या सीखना है? ये भी सीखेंगे जो कुछ जबान बोल रहा है। तो खुदा के लिए यार बड़े हो जाए आप, क्यों इस पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के तुले हुए आप? ठीक है, मतलब आप जरूर करें, लेकिन लबो लहजा ऐसा होना चाहिए कि समझ आए कि आप किसी एक पढ़े लिखे आदमी, एक सुलझे हुए आदमी, एक सूबे के सरबराह की बात कर रहे हैं। अपने मजाक आप खुद उड़ा रहे हैं और फिर आपको फायदा ये आप ले रहे हैं कि ये अवाम सीधी साधी अवाम है, बस जो आप इनको जिस बात में लगाएंगे वो लग जाएंगे। ठीक है, हमने अपने आप को समझना सोचना तो छोड़ ही दिया ना। ठीक है, जब तक आप बेवकूफ बना सकते हैं लोगों को बना लें, जितना बना सकते हैं बना लें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ शेख रुहेल असगर साहब मौजूद थे जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, और एक बहुत उनके बयान में उनकी बात में जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि हम सबको अब मैच्योर हो जाना चाहिए। और अली अमीन गंडापुर के रवैये पर उन्होंने जो जवाब दिया वो यही कहा कि हमें अपनी एटलीस्ट डेजिग्नेशन को ही देख लेना चाहिए कि आप वजीर आला हैं या काउंसलर हैं। अगर आपका रवैया, आपका एटीट्यूड वजीर आला होकर भी किसी काउंसलर वाला और गुंडे मवाली वाला है तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की सियासत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। व्यूवर्स, वैसे तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम जहां रिलीफ की डिमांड कर रही होती है, बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ चुकी होती है, वहीं हम धरने होते हुए देखते हैं और उन धरनों में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की बात ही की जाती है, हुकूमत की, इक्तदार की ही बात की जाती है। धरने का एजेंडा, धरने का मकसद पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हरगिज नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई, और महंगाई से बचने के लिए अवाम को चाहिए रिलीफ, जो कि रिलीफ देने में आज की गवर्नमेंट की अगर बात करें तो अवाम कुछ खासी मुतमईन नहीं है। अगर हम इससे पहले की गवर्नमेंट की बात करें तो उससे भी अवाम कुछ खास मुतमईन नहीं है, और अवाम का मुतमईन ना होना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है, हमारी जो सियासी सूरत हालात हैं, सूरत हाल हैं, इन सब से हम सबको सिर्फ और सिर्फ सीखना है। और शेख रुहेल असगर साहब ने एक बार फिर मुजाहरा किया कि वो एक मंझे हुए और मैच्योर सियासतदान हैं और तजर्बाकार हैं कि हमें अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए, चाहे हम वजीर आला हैं, चाहे हम प्रोटेस्टर हैं।
जहां वजीर आला को भी अपने रवैये पर गौर करने की जरूरत है, वहीं प्रोटेस्टर को भी अपने रवैये पर गौर करने की जरूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑन ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए, आप सबको आगाह करने के लिए कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं क्या, आखिर वो कौन सी सिचुएशन है, कौन से ऐसे हालात हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सामना करना पड़ रहा है, और उन हालात की वजह से रावलपिंडी के हालात, लियाकताबाद के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि आम शहरी खौफ और हरास का शिकार हो चुके हैं। हमारी टीम लगातार राब्ता करने की कोशिश कर रही है। अगर तो राब्ता हो गया तो हम आपको उन हालात से भी आगाह करवाएंगे, और अगर राब्ता ना हो सका तो फिर तो हमने आज के शो में आपको बखूबी काफी इंफॉर्मेटिव रहा आज का प्रोग्राम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हाफिज ज़ीशान साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। और सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं हाफिज साहब, क्योंकि इस वक्त आप रावलपिंडी में मौजूद हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज को एक सहाफी से भी ज्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं, क्योंकि आप उन सारी तलखियों का, उन सारी सख्तियों का सामना कर रहे हैं, और क़यादत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए खासा मुश्किल वक्त है। क्या बताएंगे अपने एक्सपीरियंस का? देखिए, साहब एक पुरअमन सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने हर कानूनी रास्ता इख्तियार किया अपनी पुरअमन जहद के हवाले से, लेकिन इन्हें पाकिस्तान भर में किसी मुकाम पर जलसे जुलूस की इजाजत नहीं मिली। ठीक है। जब तहरीक इंसाफ जलसे जुलूस की इजाजत लेती है तो दफा 144 नाफिज हो जाती है। पूरे मुल्क को, पूरे शहर को, पूरे सूबे को कंटेनर लगा दिए जाते हैं। लोगों के, तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में पुलिस रेड करती है, गिरफ्तार करती है, खवातीन का तकद्दुस पामाल करती है, चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है। ठीक है। फिर ये भी एक सियासी एक जिद्दोजहद है, एक जमहूरी मुल्क है जिसमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। इस वक्त रावलपिंडी को नो गो एरिया में बदला गया है। एक आम निहिते शहरियों को भी यहाँ पे माफी नहीं है। शदीद किस्म की शेलिंग का सामना है, लेकिन तहरीक इंसाफ हर सूरत पुरअमन सियासी जिद्दोजहद जारी रखेगी। आज के धरने में सर आपने क्या देखा? देखिए, यहाँ पे जो पुलिस है वो सिविल कपड़ों में मलबूस है, और कारकुनों को जिस हाथ में झंडा है उसको पकड़ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को जिनके हाथ में पाकिस्तान का परचम है और वो प्रोटेस्ट में शरीक है, उसको उठाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। कितने कारकुनों को अब तक जख्मी किया गया है, कईयों को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस सियासी तहरीक से वास्ता कोई नहीं, वो पिंडी के आम शहरी हैं, वो भी पुलिस तस्तायत का निशाना बन रहे हैं। ठीक है। तो खुदारा इस मुल्क को चलने दे। ये पाकिस्तान एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आया, और इसमें अलाउ किया जाए एक तहरीक इंसाफ को कि वो अपने सियासी सफर को, एक जमहूरी सफर को, और अपने हक को जो आइन और कानून इस मुल्क का उसे देता है, एहतजाज और जलसे की बाकायदा इजाजत दी जाए। आपने देखा कि हमने जितने भी जलसे किए, जहां पे हमें इजाजत मिली वहां पे पुरअमन जलसा किया, और एनओसी के साथ ही जलसा किया, कोई जबरदस्ती जलसा नहीं किया। सर, अभी जो सिचुएशन है वो सानेहा 9 मई की तरफ टर्न होती हुई नजर आ रही है, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या रोल प्ले करेगी कि पुरअमन हालात बने रहे और सिचुएशन ज्यादा वर्स्ट भी ना हो? देखिए, तहरीक इंसाफ के लोग को देखते हैं, मासूम है। कायद की रिहाई के लिए इस मुल्क में जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो आईनी तरमीम हो रही है, जिसमें इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, लेकिन ये जबर और जुल्म के जरिए, ये रियासती जबर और बदमाशी के जरिए मुल्क के कानून को बदल रहे हैं। यहाँ पे शख्सियात के लिए ये वो वाहिद बदकिस्मत हुकूमत है जिसने शख्सियात को फायदा देने के लिए, वो कभी मरियम नवाज है, कभी नवाज शरीफ है, कभी शहबाज शरीफ है,
کبھی موجودہ چیف جسٹس ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت ساری اہم شخصیات کے لیے قانون سازی میں یہ آگے بڑھتی ہیں. اس ملک کے عام آدمی کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہے. ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے دینا اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں. یہاں پہ شخصیات کو اور اپنی چوری شدہ مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے اس ملک کے آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, تو زیادہ ذمہ داری اس ریاست پر حکومت کی عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خدارا اس دیں, جمہوریت کو چلنے دیں, سیاسی کارکنوں کو نہ دبائیں. ان کی تحریک جس طرف پرتشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس ملک کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس ملک میں بہت سے مسائل ہیں, ہمیں مل کر اس ملک مسائل کو حل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کو مکمل طور پر اس کا انالیسس کیا اور مختلف سیاسی جماعتوں سے مختلف سیاستدانوں کو ہم نے کال بیپر پر لیا اور آپ کو آگاہ کیا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو سوشل ٹاک کے پلیٹ فارم سے دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.